नमस्कार दोस्तों, द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी BHIC 110 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, आज इस श्रृंखला का ये अंतिम भाग होगा। इससे पहले इस श्रृंखला के 2 भाग हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने अब तक 7 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आज की वीडियो में हम 8वां, 9वां और 10वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही इस PDF को हम विराम देंगे और आशा करेंगे कि आपका पेपर इस तैयारी से बहुत ही अच्छा जाए। जो 8वां क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजों के तहत शिक्षा नीति पर बहस का विश्लेषण कीजिए। यानी कि भारत में अंग्रेजों ने जो शिक्षा नीति चालू करी, उस शिक्षा नीति को लेकर क्या विवाद हुए भारत में, ये हमें बताना है। तो जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भारतीय लोगों को एजुकेटेड करने के लिए कुछ एजुकेशन पॉलिसी लागू करी, कुछ शिक्षा नीतियों को चलाया। लेकिन इन शिक्षा नीतियाँ जो ये शिक्षा नीतियाँ थी, ये हमेशा विवादों के घेरे में रही। इनको लेकर कई बार विवाद उठे, कई बार बहस हुई और हम उनमें से कुछ विवादों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखो, अंग्रेज भारत में शिक्षा इसलिए नहीं लेकर आना चाहते थे कि भारत एजुकेटेड हो, बल्कि वो भारत में शिक्षा इसलिए लेकर आना चाहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजों के लिए काम करने लायक बनाया जाए। तो भारत की जो शिक्षा नीति थी, जो अंग्रेज शिक्षा नीति लेकर आ रहे थे, उसमें जो अंग्रेजों का दृष्टिकोण था वो ये था कि अंग्रेजी शिक्षा नीति इस प्रकार की हो कि भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो अंग्रेजों को प्रशासन चलाने में सहयोग दे सके और अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों में उनकी मदद कर सके। जहां लोगों को क्लर्क बनाने की नीति अपनाई गई, यानी कि अंग्रेज भारतीयों को इसलिए एजुकेटेड करना चाहते थे ताकि वो अंग्रेजों के लिए काम कर सकें, अंग्रेजों के लिए प्रशासन चलाने में मदद कर सकें। क्योंकि किसी भी देश पर आप जाकर शासन चलाओगे तो उस देश पर शासन चलाने के लिए आपको मैन पावर की भी तो जरूरत पड़ेगी और मैन पावर को सबसे पहले आप ट्रेनिंग दोगे। तो अंग्रेज इस ट्रेनिंग के लिए भारत में एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए कि भारतीयों को पढ़ाएंगे, सिर्फ उतना पढ़ाएंगे जितना वो अंग्रेजों के लिए काम कर सकें। और ऐसे में जो ये ब्रिटिश दृष्टिकोण था, ये इसी तरीके का था कि एक बहुत बड़ी फौज ऐसी तैयार की जा सके जो अंग्रेजों के कहने पर भारतीय लोगों के लिए लड़े, जो अंग्रेजों के कहने पर अंग्रेजों के व्यापार में मदद करे। यानी कि भारत में भारतीयों के साथ ही भारत के खिलाफ लोगों को खड़ा कर दिया गया। अब इसमें विवाद ये हुआ कि जो भारत के बुद्धिजीवी थे, जो भारत के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि भाई, अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति है ये भारतीय संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, भारतीय समाज की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, भारतीयों के बौद्धिक विकास पर ध्यान नहीं दे रही है, ये तो क्लर्क बना रही है, क्लर्क। तो पहला विवाद आपको समझ में आ गया कि अंग्रेजों की शिक्षा नीति का पहला विवाद क्या था। तो पहला विवाद यह था कि भारतीय लोगों को लगता था कि अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति है ये अंग्रेजों के पक्ष में है, इसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और भारतीयों के बौद्धिक विकास पर जोर नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, अंग्रेजों ने सिर्फ ना उच्च शिक्षा पर जोर दिया, अंग्रेजों ने प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, अंग्रेजों ने उच्च शिक्षा पर जोर दिया, अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया और प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा करी। भारतीय हिंदी भाषाओं, संस्कृत भाषाओं का जो है विरोध किया। तो ऐसे में विवाद ये उठा कि उच्च वर्ग की जो शिक्षा है वो उच्च लोगों को मिल पाएगी, निम्न स्तर के लोग तो एजुकेटेड हो ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में भारतीय समाज में निरक्षरता बनी रही। अगर आप आंकड़े देखोगे तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय केवल 15% लोग ही पढ़े लिखे थे, यानी कि 85% लोग ऐसे थे जो पढ़ और लिख नहीं सकते थे। मैं NCERT के आंकड़े बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे में जो गरीब लोग थे, ग्रामीण लोग थे, किसान लोग थे, उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया। तो अंग्रेजों ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया और उच्च शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही ले सकते थे, जमींदारों के बच्चे ले सकते थे, राजाओं के बच्चे ले सकते थे। इसी वजह से अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब होते गए। तीसरा जो आलोचना होती है अंग्रेजी शिक्षा नीति की वो ये है, अंग्रेजी बनाम भारतीय भाषाएं। तो अंग्रेज जो है वो अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दे रहे थे और भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना जो नियम दिया उसमें ये कहा कि शिक्षा अंग्रेजी भाषा में जो है दी जानी चाहिए। अब ऐसे में विवाद ये हुआ, कई भारतीय और कुछ अंग्रेज अधिकारी भी जैसे TV मैकाले वगैरह, इसके अलावा इसके विरोधी जो थे विलियम एडम, इन्होंने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात करी। भारतीय समाज में राजा राम मोहन राय ने लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने कहा कि शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ज्ञान मिलना चाहिए। जबकि बहुत सारे विद्वान जो थे वो संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, अरबी भाषा और फारसी भाषा को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। यानी कि ब्रिटिशर्स अपनी एजुकेशन पॉलिसी में इंग्लिश को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, जबकि हम लोग ये कहना चाहते थे कि भैया संस्कृत पर भी तो ध्यान दे दो, हिंदी पर भी तो ध्यान दे दो, अरबी पर भी तो ध्यान दो, फारसी पर भी तो ध्यान दो। ऐसे में अंग्रेजी धीरे धीरे करके उच्च वर्ग की भाषा बन गई। और आज भी अगर आप भारत में देख लोगे तो बहुत सारे लोग अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं जानते। उसका रीज़न ही यही है कि उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता, उनके स्कूलों में वो एजुकेशन का जो स्तर है वो है ही नहीं। अगली बात ये थी कि धार्मिक शिक्षा का प्रश्न। अंग्रेजों ने क्या करा, अपनी शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा के जो धार्मिक तत्व थे उसे शामिल नहीं किया, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख। जबकि हमारे यहाँ पारंपरिक गुरुकुल चलते थे, मुसलमानों की मदरसा प्रणाली चलती थी। तो मुसलमानों ने शिक्षा का विरोध इसलिए करा क्योंकि मदरसा प्रणाली कमजोर हो गई। हिंदुओं ने इसलिए विरोध किया, गुरुकुल प्रणाली खत्म हो गई।
तो गुरुकुल प्रणाली तो धीरे धीरे कर बिल्कुल ही खत्म हो गई है, मदरसा प्रणाली तो आज भी थोड़ी बहुत चल रही है। तो इस वजह से भी इसका विरोध किया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने स्कूलों की बात करी। अगली बात यह है कि शिक्षा का भौगोलिक असंतुलन। शिक्षा संस्थान जो हैं बड़े बड़े वो सिर्फ शहरों में स्थापित किए गए, जबकि ग्रामीण लोगों के लिए शिक्षा का जो है कोई भी वही नहीं था, मार्ग ही नहीं था। आज भी आप देखो ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर जो है स्कूल ही नहीं है। आज भी जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी सिर्फ शहरों में है। तो आज भी देखा जाए ना तो शिक्षा का भौगोलिक रूप से संतुलन नहीं है, आज भी शिक्षा भौगोलिक रूप से असंतुलन है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े जो कॉलेज हैं वो बड़े बड़े क्षेत्रों में स्थापित हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों के बच्चे 10-10 किलोमीटर दूर जाते हैं प्राइमरी एजुकेशन लेने के लिए। और कॉलेज अगर का उनका सपना है तो घर छोड़ना पड़ता है, उन्हें बाहर जाकर हॉस्टलों में रहना पड़ता है। तो इसका विवाद ये हुआ कि ग्रामीण स्तर के लोग क्या हो गए, वंचित रह गए शिक्षा से। आज भी बड़े पैमाने पर लोग 10वीं 12वीं कर पाते हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो 12वीं के बाद जो लड़कियां हैं कॉलेज जा नहीं सकती, क्योंकि उन्हें लोकल लेवल पर कॉलेज मिल नहीं पाते और दूर उनके माता पिता भेजते नहीं हैं। और अगर भेजे भी तो उतनी सीट भी नहीं है, कॉलेज तो बिल्कुल फुल रहते हैं। तो अगर आप गहराई से झांक कर देखोगे ना, शिक्षा नीति में आज भी बहुत सारी कमियां हैं, और फिर तो अंग्रेजों के टाइम पर तो होनी थी। दूसरी बात यह है कि कॉस्टिंग और फाइनेंशियली इशू, तो लागत और वित्तीय मुद्दे। जो सरकारी बजट था तो अंग्रेजी सरकार ने शिक्षा पर बहुत ही कम बजट आवंटित किया। अधिकांश स्कूलों की स्थापना निजी प्रयासों से हुई। विवाद ये हुआ कि भाई जब निजी स्कूल बनेंगे तो उसमें अमीरों के ही बच्चे पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल बन ही नहीं रहते बिल्कुल भी। तो अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति थी वो उपनिवेशवादी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए की गई थी, अंग्रेजों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी। इसने भारतीय संस्कृति को नज़रअंदाज किया, भारतीय समाज की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज किया। भारतीय नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की शुरुआत करी और फिर आगे चलकर स्वदेशी शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई, और भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय जैसे जो BHU जैसी यूनिवर्सिटी है उनकी स्थापना 1916 में जाकर हुई। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछता है भैया कि अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति थी उसकी आलोचना करो, या अंग्रेजों की शिक्षा नीति का क्या वाद विवाद था, तो दोनों क्वेश्चन सेम है। सबसे पहले आप बताओगे अंग्रेज जो शिक्षा नीति चला रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रिटिशर्स को फायदा उठाने के लिए कर रहे थे। वो चाहते थे कि भारत में ऐसे लोगों की फौज तैयार की जाए जो पारंपरिक रूप से भारतीय हो, लेकिन उनका दिमाग जो है वो अंग्रेजी हो, यानी कि वो अंग्रेजी लोगों के लिए काम करें। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये भी। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त की चर्चा कीजिए, इसने किसानों को कैसे प्रभावित किया। तो देखो 1793 की बात है, अंग्रेज एक नया कानून लेकर आए और इस कानून का नाम था स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रहे यह नियम सिर्फ बंगाल के लिए ही आया था। तो देखो सीन ये था कि अंग्रेजों ने ये देखा कि किसान जो है जब वो ज़्यादा मेहनत करता है तो फसल उसकी ज़्यादा उत्पत्ति होती है, लेकिन जो राज्य है वो लगान ज़्यादा ले लेता है। तो ऐसे में अंग्रेजों ने सोचा कि हम टैक्स को फिक्स कर देते हैं। जब हम टैक्स को फिक्स कर देंगे तो उससे क्या है, किसान और ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि किसान यहाँ पर मेहनत अब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे पता है कि अगर उपज ज़्यादा होगी तो उस ज़्यादा उपज का ज़्यादा हिस्सा हमें किसको देना पड़ेगा, राज्य को। देखो इसे आसान भाषा में समझो। मान लो कोई किसान पहले 100 किलो उगाता था तो उसे 30% जो है टैक्स पे करना पड़ता था। मान लो अब वो 200 किलो उगा रहा है और उसे क्या है 50% टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो फिर वो किसान पता क्या करेगा, वो कहेगा यार मैं कम ही उगाऊँ, वो ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदा है, क्या ही फायदा इतना सारा टैक्स देके। तो अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से टैक्स को कर दिया फिक्स कि भाई चाहे तुम्हारी फसल कम हो चाहे ज़्यादा हो, तुम हमें इतना टैक्स दे दो, हमें उससे मतलब नहीं है। तो ये स्थायी बंदोबस्त था, इसमें करों की दरों को क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। तो अब देखो देखने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि यार इन्होंने किसानों के लिए कितना ही अच्छा सोचा होगा, बट रियलिटी इससे बिल्कुल अलग थी। देखो रियलिटी क्या थी, अब हम ये बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताओगे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब आया, 1793 में। कौन लेकर आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया। इसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश सरकार को एक फिक्स राशि प्राप्त हो जाए। डजन मैटर की फसल ज़्यादा हुई है, फसल कम हुई है, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें फिक्स पैसा इतना चाहिए ही चाहिए, ये उसका उद्देश्य था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया, यानी कि जमीनों की नीलामी की गई और वो जमीनें जमींदारों को दे दी गई। और जमींदारों से ये कहा कि भैया हमें देखो, हमने आपको ये वाला पूरा एरिया अलॉट कर दिया है, इस जगह से आप सारा टैक्स वसूलोगे, बदले में हमें इतना फिक्स प्राइस दे दो, डजन मैटर आप कुछ भी करो। यानी कि जमींदारों को ये एरिया दे दिया गया और यहाँ पे बहुत सारे किसान खेती कर रहे हैं। जमींदारों से क्या दिया गया, मान लो कि 1 लाख रुपए मुझे साल का चाहिए, तो जमींदार क्या करेगा, 1 लाख रुपए से साल का दे देगा और यहाँ पर किसानों का शोषण करेगा दबाकर, क्योंकि अब उसके ऊपर के सारी की सारी कमाई जमींदार की है। तो स्थायी बंदोबस्त की मुख्य बातें क्या थी, सबसे पहली बात यह है कि जमींदारों को भूमि का अधिकार दे दिया गया और ये शर्त रखी गई कि जमींदार तय समय सीमा पर, यानी कि जिस डेट को फिक्स किया गया उस समय पैसा ले जाकर देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जमींदारों की जमीनें नीलाम कर दी जाएंगी। दूसरी विशेषता ये थी स्थायी बंदोबस्त की कि राजस्व की स्थिरता थी, यानी कि टैक्स को फिक्स कर दिया गया, जिसे भविष्य में बढ़ाया नहीं जाएगा ना ही घटाया जाएगा। जो फिक्स है वो फिक्स है, जमीन की उपज के हिसाब से आपको भुगतान करना पड़ेगा।
इसमें जमींदारों को तो फायदा हुआ, लेकिन किसानों की स्थिति को नज़रअंदाज कर दिया गया। किसान हो गया जमींदार की दया पर निर्भर, और जमींदार दयालु है ही नहीं। जमींदार तो बड़े पैमाने पर शोषण करेगा, किसानों के साथ अत्याचार करेगा, उन्हें बंधुआ मजदूर बना देगा। जमींदारों की जिम्मेदारी थी भैया कि किसी भी तरीके से राजस्व की वसूली करें, नहीं तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। ये सब स्थायी बंदोबस्त की मुख्य बातें थी। अब किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, बताने वाली बात तो है नहीं। दबाकर उनका शोषण हुआ। किसानों को अपनी उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जमींदारों को देना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। अगर किसान ये हिस्सा जमींदारों को नहीं देता तो उसे उसके जुल्मों का शिकार होना पड़ता। कई जमींदारों ने दलालों और साहूकारों के जरिए किसानों से वसूली करी, जिसकी वजह से दलालों और साहूकारों के चक्कर में पड़ गए कौन, बेचारे भोले भाले किसान। सर जॉन शोर बताते हैं कि अगर किसान भूमि पर 100 रुपये का अनाज पैदा कर रहा है तो 45 रुपये तो सरकारी खजाने में जाते थे और 15 जमींदार के पास। तो इस प्रकार से 60 रुपये तो बाहर ही चले जाते थे, बचते कितने थे, 40। यानी कि बेचारा 60% टैक्स पे कर देता था किसान उस समय। कितना शोषण होता था, और आज भी किसानों का दबा कर शोषण हो रहा है। उसका रीज़न है क्योंकि ये जो दलाल हैं, ये जो साहूकार हैं, ये अपने हिसाब से सरकारी नीतियों को लाना चाहते हैं, ये अपने हक में लेकर आना चाहते हैं। अगर सरकार चाहे भी ना कि छोटे किसानों को फ़ायदा पहुंचाए, सरकार ऐसा कोई कानून बनाए भी ना कि छोटे किसानों को फ़ायदा पहुंचे, तो भी वो नहीं हो सकता। मैं यहाँ सरकार की बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, कोई भी पार्टी अगर छोटे किसानों के लिए कुछ करना चाहे ना तो वो चाहकर भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो सत्ता में बैठे बड़े बड़े दलाल है ना, ये चाहते ही नहीं है कि छोटे किसानों का प्रॉफिट हो पाए। इसलिए आज भी गरीब किसान गरीब है और अमीर किसान लगातार अमीर होता जा रहा है। अगली बात ये थी कि जो इसका प्रभाव पड़ा भू राजस्व व्यवस्था का, स्थायी बंदोबस्त का, किसानों पर तो बुरा प्रभाव पड़ा ही पड़ा। भूमि से उन्हें बेदखली कर दी गई, किसान सिर्फ किराएदार बन गए, उन्हें अपनी ज़मीन से ही हटा दिया गया। गरीबी और कर्ज की समस्या बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें हम आपको समझा ही चुके हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमसे ये PDF खरीद सकते हैं। उत्पादन पर प्रभाव पड़ा, नकदी फसल उगाने के लग गए। पहले गेहूँ चावल उगाए जाते थे, अब बड़े पैमाने पर जूट कपास की खेती की करवाई जा रही है, नील की खेती करवाई जा रही है, जिससे अकाल और भुखमरी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब क्या हुआ, जमींदारों की शक्ति लगातार बढ़ती गई, जमींदारों की संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, किसान लगातार दरिद्र बनता गया, जिससे ग्रामीण समाज में गैर बराबरी आ गई और अन्याय बढ़ गया। आगे आप निष्कर्ष लिखोगे कि बंगाल का स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश सरकार के लिए तो सफल था, लेकिन किसानों पर इसका गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। किसानों का शोषण बढ़ा, उनकी भूमि पर उनका अधिकार खत्म हो गया, गरीबी की दलदल में बेचारे वो फंस गए। यह नीति ग्रामीण समाज में असमानता लेकर आई, अस्थिरता लेकर आई। किसानों की आर्थिक और सामाजिक दशा बुरी तरीके से प्रभावित हो गई। और इस कड़ी का आज हमारा ये जो है अंतिम प्रश्न है, सहायक संधि क्या है, अवध के विलय पर टिप्पणी करो। हो सकता है कि हमने इस PDF में इसे 10वें नंबर पर रखा हो और आपके पेपर में ये पहले नंबर पर ही आ जाए। इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये कि सब्सिडरी अलायंस क्या है और अवध को, यानी कि जो आज का अयोध्या है अवध, उसे उस समय वहाँ पर अंग्रेजी शासन में कैसे मिला दिया गया। विलय का मतलब होता है मिलाना। तो चलो पहले हम सहायक संधि समझते हैं, फिर हम बात करते हैं कि अवध को अंग्रेजी शासन में कैसे मिलाया गया। तो एक वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। अब जो ये लॉर्ड वेलेस्ली थे, ये 1798 में एक संधि लेकर आए जिसे सहायक संधि कहते हैं। बड़ा ज़बरदस्त नियम था ये भारतीय राजाओं को अपने काबू में करने के लिए। तो सहायक संधि किसने पेश की, लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब पेश करी, 1798 में। इस संधि की विशेषता ये थी कि इसमें अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई देखो, जो भी भारतीय राजा अंग्रेजों के साथ संबंध रखना चाहता है वो रखे, अंग्रेज उसे सैनिक रूप से मदद करेंगे और अंग्रेज उस राज्य की सुरक्षा करेंगे। अब मान लो ये एक राज्य है और अंग्रेज अगर इसकी सुरक्षा का वायदा लेते हैं तो वही क्या करेंगे, अपनी एक सेना को राज्य में रखने की अनुमति देंगे। यानी कि अगर ये राज्य चाहता है कि अंग्रेज उसकी रक्षा करें तो अंग्रेजी सेना यहाँ पर तैनात रहेगी। अंग्रेजी जो सैनिक हैं वो इस राज्य की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहेंगे। बदले में इस सेना का जो खर्च है वो राजा ही देगा। अगर राजा खर्च नहीं दे सकता तो राजा अपने कुछ क्षेत्र दे सकता है अंग्रेजों को, अंग्रेज अपना जो खर्च है उन क्षेत्रों से निकाल लेंगे। तीसरी बात ये थी कि राजा जो है बिना अंग्रेजों की अनुमति से किसी के साथ संधि या युद्ध नहीं कर सकता। यानी कि राजा ना तो किसी से युद्ध लड़ सकता है, ना ही किसी से मित्रता कर सकता है। अगर उसे किसी राज्य से मित्रता करनी है तो भी उसे अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ेगी, किसी राज्य से अगर युद्ध लड़ना है तो भी उसे अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब देखो भाई, पहले क्या था, पहले ये राज्य स्वतंत्र था। मान लो एक राज्य है, ठीक है, और पहले वो क्या है, स्वतंत्र राज्य है, अपने आप डिसीजन ले रहा है। अब यहाँ पर अंग्रेजी सेना तैनात है सुरक्षा के नाम पर, ध्यान रखना सुरक्षा के नाम पर। लेकिन ये सुरक्षा के नाम पर नहीं है, ये यहाँ जासूसी कर रहे हैं, ये यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, उत्तराधिकार के लिए यहाँ संघर्ष करवा रहे हैं
और ऐसे में धीरे धीरे करके ये हस्तक्षेप करेंगे। अब ये कहेंगे किससे राजा बनना है, किससे नहीं करना, और ऐसे करके धीरे धीरे पूरे एरिया को कंट्रोल कर लेंगे। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता भी ये सहायक संधि क्या है, तो आप बताओगे सहायक संधि कब पेश की गई, 1798 में। कौन पेश कर गया इसे, लॉर्ड वेलेस जी। इस संधि की विशेषता क्या थी कि जिस भी राज्य का संबंध अंग्रेजों से होगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसकी होगी, अंग्रेजों की होगी। सुरक्षा के लिए जो अंग्रेज हैं वो उस क्षेत्र में अपनी सेना रखेंगे, सेना के रखरखाव का खर्चा राजा देगा। इसके अलावा राजा अंग्रेजों की अनुमति के बिना, अंग्रेजों की इजाज़त के बिना ना तो किसी से युद्ध लड़ सकता है और ना ही किसी से संधि स्थापित कर सकता है। इसके माध्यम से राज्य के प्रशासन में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया और धीरे धीरे करके राजाओं की स्वतंत्रता खत्म हो गई। ये सहायक संधि है। अब सहायक संधि का परिणाम क्या हुआ, तो शुरुआत में तो सुरक्षा के नाम पर राजाओं को अच्छा लगने लगा कि हाँ भाई अंग्रेज हमारी सुरक्षा करेंगे, हमने तो अंग्रेजों को चौकीदार बना दिया। लेकिन अंग्रेज चौकीदार नहीं थे, वो तो नज़र रखना चाहते थे और वक्त आने पर सब कुछ लूट लेना चाहते थे। तो भारतीय राज्य धीरे धीरे करके अपनी राजनीतिक शक्ति खो बैठे, अपने सैनिक अधिकार खो बैठे। अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा राज्य हो, सब राज्य इस नीति के तहत धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स के चंगुल में फंस गए और अंग्रेजों ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली। अब हम विशेष तौर पर अवध की बात करेंगे। तो अवध जो था ये सहायक संधि को शामिल नहीं होना चाहता था, यानी कि सहायक संधि में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन अंग्रेजों ने 1801 में अवध के नवाब से सहायक संधि कर ही ली। तो 1801 में अंग्रेजों ने नवाब को मजबूर कर दिया कि वो सहायक संधि पर साइन करे। अब भाई देखो, सहायक संधि पर नवाब ने साइन कर दिए तो रूल तो लागू होने ही थे। अवध की अपनी सेना खत्म हो गई, अंग्रेजी सेना अवध में आ गई। अंग्रेजी सेना का खर्चा कौन उठाएगा, अवध का नवाब। धीरे धीरे करके नवाब कमज़ोर हो गया और प्रशासन में अंग्रेजी लोगों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। 1856 की बात थी और अवध के राजा थे उस समय वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई यार तुम सही से शासन नहीं चला रहे हो, तुमने बड़ा भ्रष्टाचार कर रखा है, तुमने बड़ा दुराचार कर रखा है, हम तुम्हें सत्ता से हटाते हैं और अवध को भारत में यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देते हैं। अब जब अवध में जो विलय हुआ ये किसके आधार पर हुआ, दुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर, कुदाचार के आधार पर। अंग्रेजों ने ये कहा कि वाजिद अली शाह जी आप जो हैं प्रशासनिक रूप से अयोग्य हैं, सही से शासन नहीं चला पा रहे हो, सामाजिक स्थितियां बड़ी बेकार हैं, जीवन बड़ा निम्न स्तर का है। यह आरोप अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि अंग्रेजों को चाहिए था एक बहाना, रियल में ऐसा था नहीं। जब वाजिद अली शाह को पता है यहाँ से ले जाया जा रहा था तो अवध की जनता रोने लगी, विलाप करने लगी। लोगों ने यह तक कह दिया कि देह से जान जा चुकी है, यानी कि अवध देह है और उसकी जान वाजिद अली शाह है। तो जनता जो था वाजिद अली शाह को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, वाजिद अली शाह को नीचा दिखाने के लिए, उसका अपमान करने के लिए उसे वहाँ से हटाया और जेल में भेज दिया। परिणाम ये हुआ कि वाजिद अली शाह को सत्ता से हटा दिया गया, कलकत्ता में उन्हें निर्वासित कर दिया गया, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया और उत्तर भारत में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई। ऐसे में जब 1857 का विद्रोह हुआ तो सबसे खतरनाक रूप से जो विद्रोह हुआ वो अवध में ही हुआ। अवध में किसानों ने भी, जमींदारों ने भी और सैनिकों ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया। उसका कारण है जब एक राजा की सत्ता खत्म होती है तो सिर्फ एक राजा की सत्ता खत्म नहीं होती, उसके आधार पर जिसको पावर मिली होती है उनकी सत्ता भी खत्म हो जाती है। जैसे वाजिद अली शाह था तो उसने अपने खास जमींदारों को ही पावर दे रखी होगी, इसके अलावा खास सैनिकों को ही पावर दे रखी होगी, कुछ उसके मंत्री होंगे, ये सब लोग ही तो बेरोजगार हो गए। तो ये लोग तो विरोध करेंगे ना करेंगे, ये तो चाहेंगे ना हमारा राजा वापस आए। तो राजा वापस आएगा तो जमींदारों की पावर आ जाएगी, सैनिकों को पावर मिल जाएगी और किसानों को भी अपने पुराने स्वामी मिल जाएंगे। तो सहायक संधि जो थी इसने अवध का विलय किया, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को बढ़ावा दिया। सहायक संधि ने भारतीय स्वायत्ता को कमजोर कर दिया। अवध जैसे बड़े बड़े राज्यों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया, जिसकी वजह से असंतोष बहुत बढ़ गया और आगे चलकर 1857 के विद्रोह खड़ा हो गया। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अगर इन 10 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आप वो अच्छे से कर दोगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गुड लक आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं आपसे नए सब्जेक्ट कोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।